हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज हिमांशु अदलखा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसपीएम सेट डी पेपर 3 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज, जो कि सिर्फ 80 पेजेस में समराइज्ड है। ये सब्जेक्ट सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप सीखोगे एक आइडिया से कैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया जाता है, फंडिंग के क्या टाइप्स होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को, एक प्रोडक्ट को कैसे ग्राउंड लेवल से मार्केट लेवल तक डेवलप किया जाता है, और काफी रियल लाइफ यूजफुल केसेस जो कि हेल्प करेंगे आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेने में। इस पूरे सब्जेक्ट को मैंने 80 कलरफुल पेजेस में समराइज किया है एंड इसके क्वेश्चन बैंक में सभी आईसीए के एमसीक्यू चैप्टर वाइज कंपाइल्ड है। और ये नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट और वीडियो मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप होता है एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, देन उससे बिजनेस वेंचर डेवलप करना। स्टार्टअप होता है एक न्यूली स्टैब्लिश कंपनी जो कि फोकस कर रही होती है इनोवेशन पे और यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक ऐप डेवलप करते हो जिसमें आप जीएसटी अपडेट्स और कोर्ट की जजमेंट काफी इजी वे में बताओगे। तो जो आपका ऐप और बिजनेस मॉडल है वो एक स्टार्टअप है, लेकिन जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स है जो कि आप हो, जिसने प्रॉब्लम को या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है, ऐप डेवलप किया, वो एक एंटरप्रेन्योर है। इसको रीड करते हैं। एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर वर्ड एंटरप्रेन्योर डेर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कुछ नया स्टार्ट करना। एंटरप्रेन्योरशिप होता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उससे बिजनेस वेंचर डेवलप करना। स्टार्टअप एक न्यूली स्टैब्लिश कंपनीज होती है, ठीक है, जो कि फोकस कर रही होती है इनोवेशन पे और यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। कुछ नेक्स्ट है कि कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला तो बेसिक ही है इनोवेशन, जो कि नाम में ही था ऑलरेडी। स्टार्टअप को इनोवेशन फोकस करना चाहिए। इनोवेशन होता है कुछ यूनिकनेस, यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस लाओ, या फिर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके कुछ न्यू सॉल्यूशंस या क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आओ। इनोवेशन होता है स्टार्टअप कम टू लाइफ विद न्यू एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, इंट्रोड्यूस समथिंग यूनिक टू द मार्केट। इसको बोलते हैं इनोवेशन। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। स्टार्टअप में काफी सारे रिस्क होते हैं कि स्टार्टअप को स्केल कैसे करें, फंडिंग कैसे उठाएं, उसके बाद कंज्यूमर एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जितने ज्यादा रिस्क होंगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड होंगे। तो स्टार्टअप में रिस्क एंड रिवॉर्ड होना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। स्टार्टअप ऑपरेट इन अ रिस्की एनवायरनमेंट वेयर मे फेल बट सक्सेसफुल वंस एक्सपीरियंस क्विक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सक्सेस। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। स्टार्टअप चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर स्पिरिट तो होना ही चाहिए। एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होता है कि जो कि रिस्क लेता रहता है, साथ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उससे अडेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, नया एआई आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऐप को डेवलप करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, जो कि रिस्क लेता रहता है, अडेप्ट करता रहता है, ठीक है। फाउंडिंग एंड टीम मेंबर्स टेक रिस्क एंड अडेप्ट क्विकली टू ब्रिंग विजन टू रियलिटी। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। इसके बाद है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ फंडिंग टू द स्टार्टअप, ठीक है। जैसे लोन ले लेना, ऐसी एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है कि जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो हमारे ऐप में इन्वेस्ट करेगा, बदले में कंपनी के शेयर्स ले जाते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रॉपर वेंचर कैपिटल, दो तरीके की होती है। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट और एक होता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि शार्क टैंक में थे इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में शेयर ले लेते हैं। दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक पूल ऑफ फंड मैनेज करते हैं। लाइक एक कंपनी है जिसमें सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और वेंचर कैपिटलिस्ट जाके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, उसको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बाकी उसको डिटेल्ड पढ़ेंगे आगे कमिंग फॉरवर्ड चैप्टर में। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? एक फॉर्म ऑफ फंडिंग है, लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स, जो कि शेयर लेते हैं कंपनी में और बदले में फंडिंग देते हैं। इसके बाद है लीन ऑपरेशंस। स्टार्टअप जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्टअप के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इस वजह से स्टार्टअप को कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे फोकस करना चाहिए और एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए, ताकि कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम हो पाए। और एक एफिशिएंसी है, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी कम हो। स्टार्टअप फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डूइंग मोर विद फ्यूअर रिसोर्सेज।
इसके बाद है रैपिड ग्रोथ। अगर स्टार्टअप का आइडिया बेस्ट होगा और एग्जीक्यूशन बेस्ट होगा तो स्टार्टअप तो ग्रो करेगा ही। स्टार्टअप जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा जिसका आइडिया बेटर और एग्जीक्यूशन बेटर। ग्रो क्विकली का मतलब है कि एक्सपेंड कर लेंगे ऑपरेशन को, न्यू मार्केट में एंटर कर जाएंगे। इसके बाद है इकोसिस्टम सपोर्ट। इकोसिस्टम सपोर्ट का मतलब है कि स्टार्टअप चलाते हुए काफी सारे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अगर आप स्केलेबिलिटी की देख लो, मार्केटिंग की देख लो, अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो मेंटरशिप लगेगी, ठीक है। और वो कैसे हो पाएगी अगर आपकी नेटवर्किंग है तो, ठीक है। तो स्टार्टअप को इकोसिस्टम की बहुत जरूरत पड़ती है जिसमें मेंटरशिप होगी, नेटवर्किंग होगी, ठीक है। इकोसिस्टम सपोर्ट, स्टार्टअप थ्राइव इन इकोसिस्टम सपोर्ट सपोर्टिव एनवायरनमेंट विद मेंटरशिप, नेटवर्किंग, एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये सब चाहिए होता है स्टार्ट। इसके बाद है फेलियर एंड लर्निंग। फेलियर तो बहुत ही कॉमन है स्टार्टअप में, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टार्टअप ज्यादातर फेल ही होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। तो स्टार्टअप जो फेल हो रहे हैं उनको अपनी प्रॉब्लम से सीखना चाहिए। इन केस अगर गोइंग फॉरवर्ड वो जॉब भी करते हैं या स्टार्टअप भी करते हैं तो मिस्टेक्स काम आए उनके आगे लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी और कॉमन पॉइंट है। फेलियर इज कॉमन एंड स्टार्टअप लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे अप्रोच बिफोर फाइंडिंग सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। तो आगे कोई बिजनेस करना है तो पहले मिस्टेक्स को देखो, उससे सीखो और उसके बाद बिजनेस करो। इसके बाद है एग्जिट स्ट्रेटजीज। अब स्टार्टअप के लिए जनरली एग्जिट स्ट्रेटजीज वही होती हैं। मैंने स्टार्टअप प्लान फॉर एग्जिट, पहला होता है बीइंग एक्वायर्ड। उसको स्टार्टअप को कोई और कंपनी एक्वायर कर रही है, ठीक है। जो पैसा आएगा वो फाउंडर्स और टीम मेंबर्स में बढ़ जाएगा। इसके बाद होता है गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक का मतलब कि आईपीओ लॉन्च कर दिया जिसमें आपने अपने शेयर डिल्यूट करके पब्लिक को दे दिया, जिससे आपको फंडिंग मिल जाती है। प्रोवाइडिंग रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स। इसके बाद है टेक्नोलॉजी फोकस। जो हमने अपने एग्जांपल या मैप बनाएंगे जीएसटी अपडेट्स के लिए तो उसमें भी टेक्नोलॉजी तो लगेगी। ऐसी कोई भी स्टार्टअप है उसको टेक्नोलॉजी पे तो फोकस करना ही चाहिए। करंटली टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है एआई, मशीन लर्निंग, इससे वर्क काफी इजी हो जाता है और जो मैकेनिकल वर्क है, ऑटोमेटेड वर्क है, वो एआई से हो जाएगा और उससे कॉस्ट रिडक्शन होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जॉब्स कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी फोकस, स्टार्टअप ऑपरेट इन टेक ड्रिवन फील्ड्स यूजिंग एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक एआई, बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट, कल्चरल वैल्यूज एंड लीडरशिप। स्टार्टअप का जो इन्वायरमेंट है कंपनी का वो काफी कोलैबोरेटिव होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए ताकि स्टार्टअप ग्रो करे। काफी इजी पॉइंट है, नाम से भी क्लियर है, कल्चरल वैल्यूज एंड लीडरशिप, ठीक है। स्टार्टअप प्रायोरिटाइज अ डायनामिक एंड इनोवेटिव कल्चर, ऑफर एम्फेसिस वैल्यूज लाइक क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। स्टार्टअप के विद इन क्रिएटिविटी होनी चाहिए और कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर इस पूरे पेज की बात करें, इस पेज में से क्या इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू के लिए आ सकता है, मतलब बाकी जो तुम पॉइंट देखो वो सारे इजीली हो जाएंगे रीड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है एंटरप्रेनर, ठीक है। एंटरप्रेनर वर्ड एंटरप्रेनर डे से यार जिसका मतलब होता है कुछ नया स्टार्ट करना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, वेंचर कैपिटल दो तरीके की होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स। लीन ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर बाकी पॉइंट देखो ना वो नाम से ही क्लियर है, टेक्नोलॉजी फोकस, जिसमें अगर कुछ आता भी है तो आप इजीली जज कर पाओगे कि ये टेक्नोलॉजी फोकस के बारे में बात कर रहा है। और फेलियर एंड लर्निंग और बाकी पॉइंट्स काफी इजी है तो नाम से ही क्लियर है। तो मेन फोकस इसमें तीन पे ही रखना कि एंटरप्रेनर का मतलब क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट और लीन ऑपरेशंस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर के कौन कौन से टाइप होते हैं, दो तो नाम से ही क्लियर है, सोशल एंटरप्रेनर और वुमन एंटरप्रेनर। सोशल एंटरप्रेनर होता है जिसका मेजर फोकस होता है सोसाइटल चैलेंजेस को ओवरकम करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप था गूंज, जो कि अंशु गुप्ता ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, लोग अपने क्लोथ सरप्लस क्लोथ्स डोनेट करते थे और वो उन्हें रिसाइकिल करते थे और यूजेबल कंडीशन में बनाते थे और उनको पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो सोशल एंटरप्रेनर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका फोकस होता है सोशल सोसाइटल चैलेंजेस और को ओवरकम करना और पॉजिटिव सोसाइटल चेंज लेके आना, जैसे कि गूंज बाय अंशु गुप्ता, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेनर जो कि नाम से ही क्लियर है, वुमेन एंटरप्रेनर जैसे वुमेन इन बिजनेस, जो बिजनेस वेंचर चला रहे होते हैं, सक्सेसफुली उसको मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ, ऐसी गजल अला और मामा अर्थ, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेनर क्या होते हैं, जो इनिशिएट करते हैं और लीड करते हैं बिजनेस वेंचर्स को टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। काफी इजी है, अगर क्वेश्चन आता है आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे सोशल एंटरप्रेनर कौन सा है और वुमन एंटरप्रेनर कौन सा है। नेक्स्ट जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इनोवेटिव, इमिटेटिव और इंटरप्रेनर्स। इनोवेटिव क्या होता है, नाम से क्लियर है, क्योंकि कुछ नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिनका कंप्लीटली नया बिजनेस वेंचर होता है। इमिटेटिव होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी करते हैं और इंट्राप्रेनर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है और एक बिजनेस वेंचर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है।
और या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस वेंचर में कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनोवेटिव। इनोवेटिव क्या होता है? कंप्लीटली नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कि जोमेटो। जोमेटो पहला स्टार्टअप था जो कि फूड डिलीवरी सिस्टम में आया था। ऐसे ही अर्बन कंपनी होम सर्विस के लिए पहला स्टार्टअप था। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं उन्हें बोलते हैं इनोवेटिव, ठीक है। इनोवेटिव कौन होते हैं? दे ब्रिंग क्रिएट बिजनेस विद इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, जो कि कंप्लीटली नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और पहले जो प्रॉब्लम्स को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। दे आर द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ठीक है। दे डेवलप न्यू मार्केट्स एंड डिसरप्टिव चेंजेस टू देयर बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो या फिर यूपीआई, ठीक है। इनोवेटिव बेसिकली वो होते हैं जो कि कंप्लीटली नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। इसके बाद है इमिटेटिव। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं और उसमें चेंजेस करके कुछ नया डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पेटीएम आया था फिनटेक बिजनेस में, उसको कॉपी करके उसका सिमिलर बिजनेस मॉडल को कॉपी करके भारत पे आ गया, क्योंकि क्यूआर में सबसे बेस्ट था, ठीक है। क्यूआर सबसे पहले उसने इनिशिएट किए थे। Who follow successful business models and strategies of the other successful business, they copy your product, business model या फिर marketing strategy और combination of both, ठीक है। इनका फोकस होता है एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, एग्जिस्टिंग आइडिया को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करना rather than नए आइडियाज लेके आना, ठीक है। rather than bringing generating new one ideas, ठीक है। bring new perspective and modification to improve the original idea, for example भारत पे ने कॉपी किया था पेटीएम में। तो ये था इमिटेटिव। इनोवेटिव जो कंप्लीटली न्यू होते हैं, इमिटेटिव जो कॉपी करते हैं। इसके बाद है इंट्राप्रेनर्स या फिर कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर्स। इसका एग्जांपल है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई ने क्या किया था, अपने जो गूगल था, गूगल में ही डेवलपमेंट्स करी, जैसे वो क्रोम लेके आया था, ठीक है। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डेवलप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिग फोर में जो आर्टिकलशिप कर रहे हो, बिग फोर में आप कुछ नई चीज, नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हो, तो आप क्या बनोगे? इंट्राप्रेनर्स। Intrapreneurs are the dynamic individuals within large organization, एक कंपनी के ही एम्प्लॉइज होते हैं, who exhibit entrepreneur qualities and behaviors to drive innovation and positive change. They seek opportunities for improvement and passionate about implementing creative solutions. मतलब ये एम्प्लॉइज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई। तो ये था कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। इससे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और दो तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगे अगर एमसीक्यू आता है, सोशल एंटरप्रेन्योर और वुमन एंटरप्रेन्योर, नाम से ही क्लियर। तो थोड़ा बहुत वो हिंट दे देगा वहाँ पे। इनोवेटिव जो कंप्लीटली नया बिजनेस लेके आ रहे हैं, इमिटेटिव जो कॉपी कर रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ नया लेके आ रहे हैं कंपनी में, तो इनको बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर क्या हेल्प कर रहे हैं? सबसे पहले तो जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। नए प्रोडक्ट्स और आइडियाज लेके आते हैं, ग्रोथ है, इनोवेशन कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। यही सब बेनिफिट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल रीड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे बेनिफिट कर रहे हैं? ग्रोथ एंड इनोवेशन लेके आ रहे हैं, इनोवेशन है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, नए आइडियाज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके आते हैं मार्केट में। वो ड्राइवर है जॉब क्रिएशन के। कोई भी स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो जॉब के लिए हेल्प करता ही है। तो ये था रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इन इकोनॉमिक डेवलप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ था बाटा सिस्टम में, जहां गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। फॉर एग्जांपल, फार्मर वीट उगाता था ताकि वो बाकी गुड्स एंड सर्विस खरीद पाए, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे आप प्राइसिंग इश्यूज होते थे कि आप मान लो कुछ और क्रॉप खरीद रहे हो, राइस खरीद रहा है फार्मर और बदले में वीट दे रहा है, तो प्राइसिंग के इश्यूज होते थे। उसके बाद स्टोर नहीं कर सकता फार्मर वीट को, तो इस वजह से मनी आ गई। तो स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ था बाटा सिस्टम में, जहाँ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। रीड करते हैं इसको। सबसे पहला, हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिगन विद बार्टरिंग, देयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से मनी इन्वेंट होगी, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 4 तरीके की थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है। ईयर सबसे पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1760 से 1840 तक। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी 1870 से 1914 तक। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी 1950 से 1990 तक। और लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि अभी चल रही है 2000 के ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या था वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सारी मशीन्स आ गई थी। अब मशीन आ गई तो मशीन से फैक्ट्रीज आने लग गई, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन होने लग गई कॉल की, ठीक है। कॉल की एक्सट्रैक्शन होने लगी, उससे स्टीम इंजन बनने लग गए, ठीक है। स्टीम इंजन बनने लगे तो रेलवेज की ग्रोथ बढ़ने लगी, क्योंकि वहां पे स्टीम इंजन और कोल यूज होते हैं। इसके बाद जब रेलवेज आ गई, स्टीम इंजन आ गए, मशीन्स आ गई, फैक्ट्रीज बनने लग गई, इससे हेल्प ये हुई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम होने लग गई, ठीक है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होने लग गई। तो ये सब हुआ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो ऐसे ही कुछ सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, तो ये आपको लर्न करना है। रीड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1760 से 1840 में, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, मशीन्स आ गई थी जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बनने लगी, ठीक है। मशीन्स एनेबलिंग द राइज ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद कोल के एक्सट्रैक्शंस होने लगी, स्टीम इंजन आ गए, ठीक है, जिस वजह से हेल्प हुई रैपिड ग्रोथ ऑफ रेल रोड्स, रेलवेज में। नेक्स्ट है रेलवेज आ गई, मशीन्स आ गई, इससे फायदा क्या हुआ, मास प्रोडक्शन होने लग गई टेक्सटाइल्स की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बूम हो गई। तो अगर समरी देखें, ये आया कब था 1760 से, सॉरी, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1760 से 1840। इसमें हुआ क्या था, मशीन आ गई जिससे हेल्प मिली फैक्ट्रीज डेवलप करने में, कोल और स्टीम इंजन आ गए जिससे हेल्प क्या हुआ, रेलवेज लाइन की रैपिड ग्रोथ होने लग गई। टेक्सटाइल से क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ गई, टेक्सटाइल आई किसकी वजह से थी, मशीन की वजह से और फैक्ट्रीज की वजह से। तो ये था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आया था 1870 से 1914 तक। इसमें क्या हुआ था, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, ये सब आ गया। टेलीकम्युनिकेशन में एडवांसमेंट होने लगी, जैसे टेलीग्राफ आ गया तो उसमें फैक्स, टेलीग्राफ, ये सब यूज होने लग गए थे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले मॉडल टी कार्स आई थी बाय फोर्ड। इसका एग्जांपल दो तो इस टाइप की कार्स होती थी, ठीक है? तो रीड करते हैं इसको के। सबसे पहला है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1870 में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल और मास प्रोडक्शन होने लगी स्टील और आयरन की, ठीक है। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस में एडवांसमेंट होने लगी, जैसे टेलीग्राफ्स, फैक्स, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में ध्यान रखना मॉडल टी कार्स आ गई थी, मॉडल टी कार्स जो मैंने अभी शो करी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1950 से 1990, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी आने लगी थी, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप हो गई थी। उसके बाद इंटरनेट आ गया था, इंटरनेट के अलावा कंप्यूटर्स आ गए थे, ठीक है। द रेवोल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस पीरियड एंटरप्रेन्योर डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई थी, जो कि काफी सिमिलर है पहले पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 2000 के ऑनवर्ड, जो कि अभी चल रहा है। इसमें क्या आ रहा है, एआई, जो कि काफी नॉन वर्ड है, ठीक है। इसके बाद मशीन लर्निंग, डिजिटल डेटा, डाटा एनालिटिक्स। द रेवोल्यूशन इज डिफाइंड बाय द कनेक्टेड डिवाइसेस, जैसे आईओटी हो गए, ठीक है। इसके बाद डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इसका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, लेकिन जो पास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसका फोकस था न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो ये जो डेटा है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ईयर और कौन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या डेवलप हुआ वो चीज, ठीक है। मैंने इसकी समरी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले 1760 और 80 में, 1840 में है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें मशीन्स आई, मशीन से फैक्ट्रीज बनी, कोल एंड स्टीम इंजन आया, जिससे रैपिड ग्रोथ हुई रेलवे लाइन की। उसके बाद इन सबसे हेल्प क्या हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम हुई। इसके बाद है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आई, ऑयल, गैस, स्टील, आयरन, टेलीकम्युनिकेशन में एडवांसमेंट होने, टेलीकम्युनिकेशन माने टेलीग्राफ, फैक्स, ये सब, ठीक है। ऑटोमोबाइल में मॉडल टी कार्स आ गई, ठीक है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में न्यूक्लियर एनर्जी आई, लेकिन फोर्थ में रिन्यूएबल एनर्जी आई, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स बनने लगे और यहाँ पे एआई और एमएल, ठीक है। ये तो काफी इजी है और रिलेटेबल भी है थोड़ा। इसमें थोड़ा सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें मशीन्स आई, फैक्ट्रीज आई, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस। तो ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से स्टार्ट हुआ, बाटा से, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन इस वजह से बनी आई, ठीक है। फिर इसके बाद है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड और थर्ड, इसमें ईयर एंड बाकी चीजें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप्स। यूनाइटेड स्टेट्स लीडर है ग्लोबल स्टार्टअप में एज कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही फाइन है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे फंडिंग सपोर्ट बहुत ईजी है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत ही ईजी है कंप्लाई करना, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार्टअप स्कोर ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया। चाइना का भी इवन स्टार्टअप स्कोर ट्वाइस एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बैंगलोर में होते हैं, ताकि उसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया में स्टार्टअप गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए काफी सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, स्टार्टअप इंडिया और अटल मिशन, ताकि इंडियन स्टार्टअप ग्लोबल स्टार्टअप से कम्पीट कर पाए यूएस और चाइना से, जिसमें क्या होता है कि फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करी जाती है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इजी किए जाते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, जो कि हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे कमिंग फॉरवर्ड इस चैप्टर में।
रीड करते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट स्टैंड आउट एज अ लीडर इवन हैविंग स्मॉलर पॉपुलेशन कंपेयर टू चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट, चाइना का टोटल स्टार्टअप आउटपुट स्कोर ट्वाइस है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में बैंगलोर क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, उसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेप्स ले रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंप्रूव करने के लिए, जैसे स्टार्टअप इंडिया अटल मिशन, जो कि गोइंग फॉरवर्ड पढ़ना है हमने। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट फंडिंग इजी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, मेंटरशिप देती है, और लास्ट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इजी कर देती है, इनकम टैक्स में एग्जाम्पशंस एंड ऑल पढ़ेंगे अभी। इसके बाद है नेक्स्ट, स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सबसे पहला है अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर को अडेप्टेबल होना चाहिए। मान लो कि कोई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, या फिर कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ जाती है, तो एंटरप्रेन्योर को उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है? एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी टू नेविगेट द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के काफी फैक्टर्स होते हैं, लीगल, पॉलिटिकल, ये सब, ठीक है। पॉलिटिकल होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लीगल होता है कोई एक्ट में कोई चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने आपको एडजस्ट करना। इसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप काफी नाम से इजीली क्लियर है, ठीक है। लीडरशिप होता है कि जो टीम के जो शेयर्ड गोल्स हैं उसको अचीव करना, ठीक है। मतलब इस तरीके से टीम को लीड करना ताकि जो हमारे म्यूचुअल गोल्स हैं वो अचीव हो। लीडरशिप इज an indispensable skill for entrepreneur as it guide their team towards shared goals, ठीक है। थर्ड है रेजिलेंस। रेजिलेंस होता है कि अगर मान लो एंटरप्रेन्योर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया पर वो अनसक्सेसफुल रहा, या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट लॉन्च करी, ठीक है, पर वो भी अनसक्सेसफुल रही, तो उससे कैसे सीखना है, ठीक है। तो पहले तो पेशेंस के साथ खड़े रहना है, ठीक है, विद स्टैंड करना है सेटबैक्स को, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक से सीखना है ताकि गोइंग फॉरवर्ड ये मिस्टेक्स ना हो। रेजिलेंस होता है एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी टू विदस्टैंड सेटबैक्स, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड प्रिजर्वेंस इन फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो तीन स्किल्स हो गई हैं, अडेप्टेबिलिटी, चेंजेस के अकॉर्डिंग आपने आपको एडजस्ट करना, लीडरशिप, टीम को इस तरीके से लीड करना ताकि शेयर्ड गोल या फिर म्यूचुअल गोल अचीव हो पाए, रेजिलेंस, सेटबैक्स होता है तो उससे सीखना, ठीक है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग। जब चॉइसेस हो तो बेस्ट डिसीजन लेना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या एक फाउंडेशन स्किल है फॉर एंटरप्रेन्योर हु फेस कांस्टेंट चॉइसेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो कौन कौन से कस्टमर को टारगेट करें, ठीक है। मल्टीपल डिसीजन होता है, अगर एक डिसीजन गलत हो गया तो आगे के सारे डिसीजन इंपैक्ट होते हैं उससे, ठीक है। दैट शेप द ट्रजेक्टरी ऑफ द बिजनेस। तो आगे की ट्रजेक्टरी बिजनेस की डिपेंड करती है पहले वाला डिसीजन कैसा, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होता है कि एंटरप्रेन्योर को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर पाए, उसे पता होना चाहिए कि डेट बेटर है या इक्विटी बेटर है, ठीक है। वो एक ट्रांजेक्शन को रीड कर पाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी कैसे लगेगा, टीडीएस कैसे काटना है, बुक कैसे मेंटेन करनी है, तो एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। इसके बाद है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग काफी ईजी है कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है एंटरप्रेन्योर में, बहुत पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए भी, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। नेटवर्किंग एक स्ट्रेटेजिक स्किल है टू बिल्ड रिलेशनशिप फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इसके बाद है इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस क्या है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, तो आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करना चाहिए ताकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओ। Innovativeness एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स है जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, यूनिक सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस, ठीक है। तो ये स्किल्स हैं। तो अगर हम इन स्किल्स में देखें, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी होता है चेंजेस को एडजस्ट करना, इजी लैंग्वेज में अगर देखें स्किल्स को तो, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी चेंजेस को एडजस्ट करना, लीडरशिप, म्यूचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए लीड करना टीम को, ठीक है। रेजिलेंस, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ सेटबैक्स आ जाते हैं तो उससे सीखना, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग स्मार्टली डिसीजन लेना ताकि आगे का बिजनेस फाइन चले, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की नॉलेज होना, ठीक है। नेटवर्किंग और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे नेटवर्क्स होना जो कि हेल्प करे रिलेशनशिप बनाने के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए, ठीक है। इसके बाद इनोवेटिव क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ यूनिक रखना बिजनेस में, ठीक है। इसको बोलते हैं इनोवेशन, ठीक है। तो ये 7 स्किल्स होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन से स्किल है, मतलब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये बताओ, रेजिलेंस पूछता है कि एंटरप्रेन्योर है जो कि विदस्टैंड कर रहा है सेटबैक्स को, लर्न कर रहा है मिस्टेक से, तो ये कौन सी स्किल होगी, तो आप लिख सकते हो रेजिलेंस। इसमें से एडेप्टेबिलिटी थोड़ा रीड करने लायक है कि पता होना चाहिए एडेप्टेबिलिटी क्या, लीडरशिप आप समझ जाओगे अगर आता है तो कॉमन सेंस से। रेजिलेंस पता होना चाहिए क्या होता है, और एक फाइनेंशियल लिटरेसी पता होना चाहिए क्या होता है, बाकी तो ईजी है। इनोवेटिव होता है पता है, क्रिएटिव होता है, नेटवर्किंग भी पता है, बाकी ईजी है। मतलब मेजर देखें तो अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस है जो कि नया था थोड़ा। नेक्स्ट है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग।
क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग होता है सोचने का तरीका, जिसमें आप यूजर्स के फीडबैक्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के फीडबैक्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हो और उसी के बेसिस पे इनोवेशन करते हो। इसको बोलते हैं क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग। क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग रिप्रेजेंट्स पावरफुल टूल्स, फैसिलिटेटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन और यूजर सेंट्रिक अप्रोचेस होती हैं। क्या इंपॉर्टेंस है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग की एंटरप्रेन्योर्स के लिए? सबसे पहले तो यूजर सेंट्रिक इनोवेशन होगी। यूजर सेंट्रिक इनोवेशन होता है कि कस्टमर्स को क्या समझ आ रहा है, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसके डिजायर्स हैं, उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट बिके भी और फेलियर के चांसेस कम और रिसोर्सेस कम लगे, ठीक है। क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग प्रायोरिटाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स, डिजायर्स एंड चैलेंजेस ऑफ द एंड यूजर्स, डिजाइन प्रोडक्ट्स दैट रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग में प्रॉब्लम्स के काफी सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसमें से बेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं कि बेस्ट क्या होगा, ताकि एरर के चांसेस कम हो। क्रिएटिव थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिवर्स आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। अब बहुत सारे आइडियाज को देखते हो, उसमें से बेस्ट लगाते हो नोवल अप्रोचेस ऑफ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो सबसे पहला होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ट होगी, यूजर सेंट्रिक इनोवेशन होगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। कंपेटिटिव एडवांटेज में होता क्या है कि नॉट ओनली अट्रैक्ट द कस्टमर बट ऑल्सो पोजीशन द बिजनेस एज इंडस्ट्री लीडर। हमारा बिजनेस लीडर बन जाएगा क्योंकि वो यूजर सेंट्रिक इनोवेशन कर रहा है और प्रॉब्लम को बहुत ही एक सही मेथड से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग बिजनेस को तो बेनिफिट होंगे ही होंगे, लेकिन दो स्किल्स बढ़ती है एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहला अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। अडेप्टेबिलिटी होता है कि चेंजेस के अकॉर्डिंग आपने आपको एडजस्ट कर लेना। यूजर सेंट्रिक इनोवेशन है तो मतलब आप यूजर्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को चेंज करोगे, तो अडेप्टेबिलिटी की स्किल डेवलप होगी एंटरप्रेन्योर के लिए। दूसरा है रेजिलेंस। रेजिलेंस होता है विथस्टैंडिंग सेटबैक्स। अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं तो उस पर भी खड़े रहना, उसको ओवरकम करना एंड ग्रो करना, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिलेंस। Entrepreneur can adjust quickly to changing market condition, pivot changes based on evolving users' needs. Critical thinking skills. Entrepreneur decisions लेता है अपने एक concrete information के बेसिस पे rather than guesses के बेसिस पे। तो इससे वो benefit ये होता है कि उसकी ना critical thinking skills develop होने लग जाती है। Critical thinking is entrepreneur skill that objectively analyzes the information and draws a rational conclusion. लेकिन इसके कुछ challenges हैं creative and design thinking। सबसे पहला resource intensiveness। क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग में होता है क्या है, यूजर इनोवेशन। तो आप कस्टमर के फीडबैक्स लेते हो और उन एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो, उसके बेसिस पे इनोवेशन करते हो, तो इसके लिए काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को एक बैलेंस स्ट्रक करना चाहिए बिटवीन यूजर सेंट्रिक इनोवेशन एंड रिसोर्सेज, ताकि सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एंटरप्रेन्योर मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सिर्फ यूजर बेस्ड इनोवेशन के लिए इतने भी रिसोर्सेज मत लगा दो कि कल को इनोवेशन ही मत कर पाओ। इसके बाद है रेजिस्टेंस टू चेंज। कस्टमर ने फीडबैक्स दिए जो कि एंटरप्रेन्योर को सही नहीं लगे, तो एंटरप्रेन्योर चेंज ही नहीं करना चाहता उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी एक नेगेटिव है, चैलेंज है क्रिटिकल डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग के लिए। एंटरप्रेन्योर में भी मोर इटरेटिव एंड यूजर सेंट्रिक अप्रोच के लिए एंटरप्रेन्योर रेजिस्ट कर सकता है चेंज। इसके बाद है एम्बिगिटी इन मेजरमेंट। क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग में सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इस वजह से ये इसको मेजर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। Measuring the success of creative and design thinking can be challenging due to subjectivity nature of creativity. तो ये थे challenges हमने पढ़ा। क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योर के लिए और क्या चैलेंजेस। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर डिसीजन कैसे लेता है। मान लो आपको क्लासेस बाय करनी है किसी भी टीचर की, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, क्लासेस बाय करना। अब उस क्लासेस बाय करने के लिए आप कैसे बाय करोगे उसको। सबसे पहले तो आप सोचोगे कि मुझे कैसे समझ में आता है, कंसेप्चुअल समझ आता है, रिवीजन प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपने अपने क्राइटेरिया लिस्ट कर लिया कि ये चीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आप टीचर को ढूंढते हो, मतलब आप काफी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे अल्टरनेटिव जनरेट करते हो, उसमें से आप बेस्ट सिलेक्ट करते हो और बाद में अपने टीचिंग को इंप्लीमेंट करते हो। तो एंटरप्रेन्योर भी कोई भी डिसीजन लेता है या आप अदरवाइज कोई भी डिसीजन लेते हो, उसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जो कि क्लासेस है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एनालिसिस। सबसे पहले सोचना अपने बारे में कि मुझे कैसे समझ में आता है, उसका एनालाइज करना, उसको एनालिसिस करना। उसके बाद टीचर्स में अल्टरनेटिव देखना कि उस इन्फॉर्मेशन को कौन कौन पूरा कर पा रहा है। लेट्स से मुझे कंसेप्चुअली समझ आ रहा है तो कौन कौन सा टीचर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा है। इवेल्यूटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, उसमें सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना और उसको इंप्लीमेंट करना। ये है एंटरप्रेन्योर डिसीजन। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग होता है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ अ बिजनेस क्रॉस जनरेशन।
फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर अग्रवाल है जो कि 60 ईयर्स के हो चुके हैं, उनका करोड़ों का बिजनेस है, पर अब वो रिटायर होना चाहते हैं। तो आगे का बिजनेस, आगे की जनरेशन को बांटना, उसको बोलते हैं एक सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, रीड करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग होता है एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस aimed at ensuring smooth transition of a wealth, leadership and business continuity across जनरेशन, मतलब बिजनेस को आगे की जनरेशन में बांटना, उसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग के लिए क्या होता है, एक ओपन कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब आगे की जो उनके मान लो मिस्टर अग्रवाल के सन और डॉटर्स है, उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करें। फाइनेंशियल एक्यूमन की क्या, कौन कौन से फाइनेंशियल्स जो चीजें हैं वो किस किस के पास डिवाइड होगी। ठीक है, मान लो एक बिजनेस एक सन के पास, दूसरा बिजनेस दूसरे सन के पास। ठीक है, शेयर्ड विजन अमंग फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बोथ फैमिली मेंबर्स एक्सटर्नल एडवाइजर्स एंगेज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोफेशनल को हायर कर लेना। ठीक है, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ अ बिजनेस के लिए, सक्सेशन ऑफ अ बिजनेस के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन फैमिली गवर्नेंस। मतलब एक मीटिंग बिठाओ, जैसे मिस्टर अग्रवाल एक मीटिंग बिठाते हैं अपनी फैमिली की, इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बिजनेस किसके पास जाएगा, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, एक पूरा प्लान लेआउट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स ओपनली डिस्कसिंग family goals, values, expectations and articulating the visions for the future। मतलब एक बैठक बिठाते हैं जिसमें सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं कि किसके पास क्या जाएगा, क्या विजन रहेगा कंपनी का और कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप। मतलब एक एक्सटर्नल बंदा हायर करते हैं, पहले केस में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपस में, क्योंकि इमोशनल डिसीजन है ना काफी। तो इसीलिए एक लीडरशिप हायर प्रोफेशनल बंदा हायर करते हैं जो कि मैनेजर होगा या किसी कंपनी का प्रोफेशनल सीईओ होगा, जो कि हमारे लिए सक्सेशन प्लानिंग कर देगा। ठीक है, दिस में इन्वॉल्व हायरिंग एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिव और डेवलपिंग फैमिली मेंबर्स थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट। मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, मिस्टर अग्रवाल है, वो अपने सन और डॉटर को एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू बिजनेस बांट देते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको गाइड करते रहेंगे कि कैसे ग्रो करना उस बिजनेस को। ठीक है, सीनियर फैमिली मेंबर जो कि मिस्टर अग्रवाल थे हमारे एग्जांपल में, या एक्सटर्नल मेंटर्स जो कि सेकंड केस में हमने एक प्रोफेशनल हायर किया था, वो गाइड करते रहेंगे सक्सेसर को, उनके सन और डॉटर्स को, कि कैसे इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है या कैसे अपने विजन को ग्रो करना है। ठीक है, अपनी लीडरशिप इनसाइट्स देते रहेंगे उनको। तो ये था सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग लेमैन में समझे, अपने बिजनेस को आगे जनरेशन के लिए बांटना। ठीक है, उसकी 3 स्ट्रेटजीज हैं, या तो आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा एक प्रोफेशनल हायर कर लेते हैं, तीसरा हम दोनों बिजनेस बांट देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल भी और सीनियर मेंबर भी जो कि मिस्टर अग्रवाल थे, वो गाइड करते रहेंगे कमिंग जनरेशन को, ताकि वो बिजनेस कैसे ग्रो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, एग्जांपल्स हैं पुअर सक्सेशन प्लानिंग के। ठीक है, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स है, मतलब जॉइंट फैमिली है, काफी सारा बिजनेस है और काफी सारे मेंबर्स हैं, तो कैसे बांटे, हर एक की इंडिविजुअल एस्पिरेशन अलग हो सकती है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो चैलेंजेस हैं पुअर सक्सेशन प्लानिंग के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स या बैलेंसिंग इंडिविजुअल एस्पिरेशंस। हो सकता है जो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर है वो कहे कि मुझे ग्रोइंग बिजनेस चाहिए और वही बिजनेस किसी और को भी चाहिए हो सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं पुअर सक्सेशन प्लानिंग के लिए। यहाँ तक हमने पार्ट ए कवर कर लिया जो कि बात करता था जनरली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट बी जो कि कम्प्लीटली बात करता है स्टार्टअप के बारे में। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है काफी स्टार्टअप को, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है डीपीआईटी के नाम से। अगर स्टार्टअप को काफी सारी गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्लेम करने हैं तो स्टार्टअप को गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ेगा। डीपीआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्टार्टअप इसी साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि www.startupindia.government.india है अप्लाई करने के लिए डीपीआईटी रिकॉग्निशन के लिए। डीपीआईटी रिकॉग्निशन के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला तो है टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, एक सेक्शन है इनकम टैक्स में 80 आईएसी, जो कहता है कि स्टार्टअप को ना 3 साल के इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन मिल सकती है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, फ्रॉम 10 ईयर्स फ्रॉम इट्स स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, स्टार्टअप वो होता है जो कि 10 साल हो चुके हैं उसको स्टैब्लिश इनकॉर्पोरेशन से, उस 11 साल हो चुके हैं तो स्टार्टअप में कवर नहीं होगा, 10 साल तक कवर होगा। ठीक है, तो 10 साल में से वो 3 साल के लिए कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 साल के लिए टैक्स एग्जाम्पशन ले सकता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज होगा टैक्स एग्जाम्पशन। ठीक है, डीपीआईटी रजिस्टर होना बहुत जरूरी है क्योंकि साइट पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस है जो कि हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, डीपीआई रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस फॉर 3 consecutive असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 10 years ऑफ एग्जिस्टेंस। तो पहला बेनिफिट हो गया टैक्स एग्जाम्पशंस। ठीक है, सेकंड है सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस। स्टार्टअप को सीए की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है,
स्टार्टअप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। मान लो कि उन्हें लेबर लॉज होते हैं, एनवायरमेंटल लॉज है, उनसे कंप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टार्टअप खुद से एक सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इन्होंने इनसे कंप्लाई किया। इसमें सीए या सीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप कैन सेल्फ सर्टिफाई देयर कंप्लायंसेस। तो थर्ड सेकंड बेनिफिट हो गया सेल्फ सर्टिफिकेशन। ठीक है, पहला बेनिफिट था टैक्स एग्जाम्पशन, दूसरा सेल्फ सर्टिफिकेशन। थर्ड इनोवेशन एंड पेटेंट सपोर्ट। अगर मान लो स्टार्टअप को कोई टेक स्टार्टअप है, कोई एक नया ईवी बनाया है स्टार्टअप ने, ठीक है, तो उसके लिए उसे पेटेंट लेना पड़ेगा उस आइडिया के। जो पेटेंट लेगा उसकी 80% फीस के लिए गवर्नमेंट रिबेट देती है। तो थर्ड बेनिफिट हो गया रिबेट मिलना पेटेंट फाइलिंग के लिए। ठीक है, DPIT recognition may receive support from the government for filing patent through fast track process and availing a rebate in a patent filing. ठीक है, थर्ड है असेस टू गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स होती है, स्टार्टअप इंडिया, जिसमें नॉन कोलेटरल ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से 20 लाख तक की। इसके बाद लोन्स मिलते हैं। तो ये सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है सिर्फ DPIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो फोर्थ बेनिफिट हो गया असेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, फंडिंग सपोर्ट हो गया, मेंटरशिप हो गया या रिसर्च ग्रांट्स हो गई, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स, इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चार बेनिफिट हो गए। पहला तो टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेंगी, आप लेबर लॉज एनवायरमेंटल लॉज के लिए सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो, सीएस की जरूरत नहीं है। इनोवेशन पेटेंट सपोर्ट में रिबेट मिल जाएगी और फाइलिंग हेल्प मिल जाएगी। थर्ड असेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एसेसिबल हो जाती हैं अगर आप DPIT रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, इसके बाद नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट के काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। उसमें एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्टार्टअप को। ठीक है, DPIT registration provides startup with various opportunity to network with other registered startups, industry leaders and government officials. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आप एक DPIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हो तो। ठीक है, इसके बाद एज ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, एक होता है प्री पैकेज इंश्योरेंसी रेजोल्यूशन, जो कि स्टार्टअप के लिए वैलिड है। जनरली इंश्योरेंसी होती है 180 डेज में। IBC आप पढ़ोगे तो उसमें 180 डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप के लिए प्री पैकेज इंश्योरेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम चल जाता है, जिसमें 90 डेज में वाइंड अप हो सकता है अगर स्टार्टअप नहीं चल रहा तो। ठीक है, startup can wind up operation with 90 days under the insolvency and bankruptcy rules provided कि DPIT रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके बाद फास्टर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट टेंडर है, मान लो एक स्टार्टअप है टेक ईवी का, और गवर्नमेंट को ईवी की रिक्वायरमेंट भी है, तो गवर्नमेंट के टेंडर इजीली मिल जाते हैं अगर आप DPIT रिकॉग्नाइज्ड हो। DPIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप कैन एलिजिबल फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ गवर्नमेंट टेंडर्स। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी। अगर कोई इन्वेस्टर्स है, उसको पिच करने जा रहे हो आप, या कोई कस्टमर है उसको पिच करने जा रहे हो, उसको पता है कि DPIT रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका ट्रस्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टार्टअप। ठीक है, DPIT recognition brings credibility. They brings credibility to the startup, enhancing their visibility and attractiveness to the consumers, investors, and potential partners. ठीक है, ये पॉइंट पे सिमिलर ही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर DPIT रिकॉग्नाइज हो तो अदर इन्वेस्टर अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आप में, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टार्टअप हो जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया आपको। ठीक है, being recognized by DPIT enhances startup credibility, making it more appealing to the investors. ठीक है, नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, गवर्नमेंट काफी सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है जिसमें स्टार्टअप को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड की DPIT रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है। We benefit from the various skill development training program initiated by the government. तो ये थे कुछ बेनिफिट जो कि स्टार्टअप को मिलते हैं, प्रोवाइडेड कि DPIT रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टार्टअप। मेजर ध्यान रखना इसमें जो कि MCQ बन सकता है, टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है 3 साल के लिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव साल के लिए। ये नहीं होगा कि 1 साल के लिए लिया, अगले साल नहीं, हर साल लेनी जरूरी है, 3 साल लगातार, आउट ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद सेल्फ सर्टिफाई करना है, ये भी आ सकता है। पेटेंट में सपोर्ट मिल जाती है, बाकी गवर्नमेंट स्कीम का एक्सेस है वो तो पढ़ ही लेंगे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी इजी है, ये ध्यान रखना। एज ऑफ वाइंडिंग अप 90 डेज, ये MCQ में पूछ सकता है वो। ठीक है, बाकी इजी है, रिकॉग्नाइजेबल है। ठीक है, समझ आ जाएगा अगर आता है तो। ठीक है, कॉमन सेंस से भी हो पाएगा। इसके बाद है DPIT रजिस्ट्रेशन। DPIT रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ कंडीशंस है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, या फिर LLP बनानी पड़ेगी, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक तो होती है कि नोटराइज करवा ली, मतलब 2 पार्टनर्स हैं, नोटरी से स्टैंप पे करवा ली, वो पार्टनरशिप बन गई, वो नहीं चलती है। आपको रजिस्टर करवानी पड़ती है पार्टनरशिप एक्चुअली, जो कोर्ट में रजिस्टर होती है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, LLP बना लो, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद एज ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप सिर्फ 10 ईयर्स के लिए ही होता है, उसके बाद स्टार्टअप नहीं माना जाता। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिस्टेंस, आज मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, उसके 10 साल तक के लिए स्टार्टअप है, उसके बाद स्टार्टअप कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टअप टर्नओवर इन एनी केस सिंस इट्स ऑपरेशन शैल नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीस। ठीक है,
100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब किसी भी ईयर में, मान लो एक साल 120 करोड़ हो जाती है, लेकिन अगले साल 90 करोड़, तो एलिजिबल नहीं है। हर साल में 100 करोड़ से कम ही होनी चाहिए। तो आई होप 3 क्लियर है, 3 पॉइंट क्लियर है, ठीक है? 10 ईयर्स का एक्जिस्टेंस है, 100 करोड़ से टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी। स्टार्टअप वो होता है जो कि कुछ इनोवेशन के लिए काम कर रहा है। मान लो आपकी एक बिजनेस है, आप उसी को मॉडिफाई करके नया बिजनेस बना लेते हो, तो एक स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप वो होता है जो कुछ इनोवेशन है, स्केलेबिलिटी, जिसका हाई हाई एम्प्लॉयमेंट होती है, हाई वेल्थ क्रिएशन होता है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। Startup should be working towards innovation, development, deployment, commercialization of new products, processes, services driven by technology or intellectual property. ठीक है। इसके बाद है सर्टिफिकेशन बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ये कैसे प्रूव होगा कि आप इनोवेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? कोई भी स्टार्टअप ये तो बेनिफिट ले सकता है। एक गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया है जिसका नाम है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, जो कि प्रूव करता है कि आप इनोवेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये टैक्स की एग्जम्पशन लेनी है, ठीक है? Startup need to obtain certification from the interministerial board which validates the innovative nature. इसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है? रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होती है आपको स्टार्टअप इनक्यूबेटर से, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टार्टअप इनक्यूबेटर होता है कि जो स्टार्टअप को हेल्प करता है फंडिंग लेने में, नेटवर्किंग कराने में, स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो इसके इसको बोलते हैं, जो सारी चीजों में स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है मेंटरशिप में, इनक्यूबेटर, ठीक है? इनक्यूबेटर स्टार्टअप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जैसे कि आईआईटी। मान लो एक बंदा है रवि, जिसने एक टेक स्टार्टअप बनाया ईवी के लिए, तो उसको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगी अगर स्टार्टअप की एग्जाम्पशंस लेनी है। किससे ले सकता है? वो आईआईटी से जाके, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्टअप इनक्यूबेटर है, ठीक है? तो ये सिमिलर नहीं होगा। इनोवेशन के लिए भी हम सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, रिकमेंडेशन लेटर भी ले रहे हैं, इनके पर्पस अलग अलग है। अगर आप इनकम टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एग्जाम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इनोवेशन का। लेकिन अगर आप स्टार्टअप इंडिया या कोई और गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिकमेंडेशन लेटर लगेगी, किसकी? पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्टअप इनक्यूबेटर की, जैसे आईआईटी। पर ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, आईआईटी तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती ही है, ठीक है? अगर आपको रजिस्टर करवाना है डीपीआईआईटी में। अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इनोवेटिव नेचर प्रूव करने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो आप लेटर ऑफ फंडिंग दे सकते हो। मतलब लेटर ऑफ फंडिंग आप ले सकते हो जिस इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उससे। मतलब पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट 20% आपकी इक्विटी में, तो वो अप्रूव करके दे देगा कि हाँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस कंपनी में और इसका बिजनेस है इनोवेटिव। रीड करते हैं, ठीक है? इन केस स्टार्टअप विदाउट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको नहीं मिल पाया फ्रॉम इनक्यूबेटर से, तो आप सबमिट कर सकते हो लेटर ऑफ फंडिंग। वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 20% इन इक्विटी बाय इंक्यूबेशन फंड, एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, एक्सेलरेटर, एंजल नेटवर्क। इनके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड चैप्टर में कौन होते हैं, ठीक है? जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड होगा सेबी पे, ठीक है? जो कि प्रूव करेगा कि स्टार्टअप इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस में है। इन तीनों को मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से आपको एक प्रूफ चाहिए होता है। वो प्रूफ तब चाहिए होता है जब आप इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लेने के लिए जा रहे हो। वो प्रूव करता है कि आप इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो। अगर आप और कोई स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन देता है? स्टार्टअप इनक्यूबेटर, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिल पाता, तो आप लेटर ऑफ फंडिंग ले सकते हो, ठीक है? लेटर ऑफ फंडिंग कौन देता है? एंजल इन्वेस्टर्स और बाकी सारे इन्वेस्टर जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। वो प्रूव करते हैं कि हमने 20% से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसकी इक्विटी में, और हम प्रूव कर रहे हैं ये इनोवेटिव नेचर के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो तीनों का बेसिक पर्पस तो यही होता है कि इनोवेटिव नेचर प्रूव कर। तो तीनों ये काम होते हैं इनोवेटिव नेचर प्रूव करने के लिए। और बाकी एंटिटी टाइप अगेन रीड कर चुके हैं। प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए, एलएलपी होनी चाहिए। एज ऑफ स्टार्टअप नॉट मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है? और इसके बाद एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 100 करोड़ इन एनी ईयर, ठीक है? लास्ट इनोवेशन और स्केलेबिलिटी पे काम करना चाहिए, जिसको 3 चीजें हैं जो कि अप्रूव करती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। सबसे पहली स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। गवर्नमेंट ने स्कीम 2016 में शुरू करी थी। इसमें गवर्नमेंट ने वही टैक्स एग्जाम्पशंस दी थी 3 इयर्स की आउट ऑफ द 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें बहुत सारे सेल्फ सर्टिफाइड जो कि हमने डीपीआईआईटी के बेनिफिट्स पढ़े हैं वो सारे थे। फंडिंग, पेटेंट्स, ये सब में बेनिफिट्स दिया था, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम आई थी 2016 में, जिसमें टैक्स एग्जाम्पशंस दी गई थी 3 कॉन्सेक्यूटिव असेसमेंट ईयर
आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस, जैसे लेबर लॉ और एनवायरमेंट लॉ के लिए खुद सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो। असेस टू फंडिंग, फंडिंग मिलेगी, नॉन कोलेटरल लोन, ठीक है। इसके बाद मेंटरशिप नेटवर्क्स, ठीक है, इसके लिए बेनिफिट स्टार्टअप। इसके बाद है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ने क्या किया था, उसने फंडिंग, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था इस स्कीम में, ठीक है। ये लॉन्च की गई थी नीति आयोग से। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। नीति आयोग ने लॉन्च करी थी, जिसमें गवर्नमेंट ने इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया था। इसमें क्या था, ऑफर किया गया था स्टार्टअप को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और मेंटरशिप, ठीक है। इसके बाद है स्टैंड अप इंडिया, जो कि आई 2016 में। इसमें क्या था कि जो वुमेन है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, उन्हें प्रमोट किया था कि आप एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करो, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने लोन भी दिए थे उनको, ताकि वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में काम करें, ठीक है। ये फोकस थी एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इसमें बैंक ने लोन दिए थे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो स्कीम थी, जो 2014 में लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने, इसमें स्टार्टअप पे फोकस नहीं था, फोकस था कि जो भी कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है उस पे। तो गवर्नमेंट ने काफी बेनिफिट्स दिए थे, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको, ठीक है। मेक इन इंडिया नॉट एक्सक्लूसिवली टारगेट्स स्टार्टअप, बट टू एनकरेज स्टार्टअप टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड प्रमोट्स इनोवेशन। मतलब ये टारगेटेड थी, जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है उस पे, उसको काफी सारे गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए थे, ठीक है। तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, 2014 में आई थी, स्टार्टअप के लिए नहीं थी, बाकी सबके लिए थी, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किए थे काफी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी माइक्रो एंटरप्राइज को और नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को। हम बढ़ेंगे एमएसएमई। एमएसएमई में 3 कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। जो माइक्रो कैटेगरी है, तो गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड कर रही थी। और नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को, नॉन कॉर्पोरेट में आते हैं पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये फोकस कर रही थी सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइज एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, ठीक है। इसकी 3 कैटेगरी थी लोन प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले थी शिशु योजना, जिसमें लोन प्रोवाइड किया जाता था अप टू 50,000। उसके बाद थी किशोर, जिसमें 50,000 टू 5 लाख। और लास्ट आती थी तरुण, जिसमें 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है। शिशु में अप टू 50,000। उसके बाद आती है किशोर, किशोर में अप टू 5 लाख। और लास्ट तरुण, 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है। और डिफरेंट नीड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे स्कीम्स में देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया में। सबसे पहले सभी स्कीम्स में ईयर इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आई थी, स्टार्टअप इंडिया 2016 में आई थी, स्टैंड अप इंडिया भी 2016 में आई, मेक इन इंडिया 2014 और लास्ट 2015। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, डीपीआईटी वाला, वही सब लिख सकते हो। 3 इयर्स की एग्जाम्पशन आउट ऑफ 10 इयर्स, फंडिंग बेनिफिट्स। अटल योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और मेंटरशिप मिलती थी। और इसके बाद स्टैंड अप इंडिया 2016 में आई थी, जो कि वुमेन पे फोकस थी, वुमेन एंटरप्रेन्योर पे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे, जिसमें लोन मिलता था 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, ठीक है। और ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज मेक इन इंडिया 2014 में आई थी, स्टार्टअप को टारगेट नहीं कर रही थी, सबको टारगेट कर रही थी। लास्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें कौन सी ईयर में आई थी, 2015 में, जिसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो माइक्रो के लिए टारगेट कर रही थी, प्लस नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। इसमें लोन की 3 कैटेगरी थी, शिशु, किशोर और तरुण। अप टू 50,000, 5 लाख टू 10 लाख एंड मोर देन 10, सॉरी, 50,000, 50,000 टू 50,000, 50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। तो ये था कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।